नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं नसों में होने वाली एक खास किस्म की बीमारी के बारे में, जिसको कहते हैं वीनस एंडोथ्रोम्बोलिज्म। जी हाँ दर्शकों, आपको बता दें कि नसों में जो ये बीमारी होती है, इसमें कहीं ना कहीं हमारी नसों में थक्के यानी कि क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, जो आगे चलकर काफ़ी नुकसानदायक साबित होते हैं। क्या है ये बीमारी, क्यों होती है ये बीमारी, और आज के समय में किस तरह से इस बीमारी का उपचार संभव है, इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। हमारे साथ सीनियर वेस्कुलर एंडोवेस्कुलर सर्जन डॉक्टर प्रवीण जिंदल जी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सोनाली, थैंक यू वेरी मच। और दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि 13 अक्टूबर को हर साल विश्व थ्रोम्बोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और कोशिश यही रहती है इस दिन कि इस रोग के प्रति, इस बीमारी के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनको अवेयर किया जा सके। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें दर्शकों कि आप भी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। ये फ़ोन इन कार्यक्रम है, दिए गए नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर से VTE के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7579428028 और हमारा दूसरा नंबर है 7579428047। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि आज हम वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, तो आसान शब्दों में किस तरह बताएंगे आप इस बीमारी को लेकर जानकारी देंगे? सोनाली जी, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एक बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें गहरी शिराओं में, वेन्स में क्लॉट जमने लगते हैं। कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और दूसरा होता है इसी का भयंकर रूप, यही जो क्लॉट टूट के अगर लंग्स की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इन दोनों के मिले जुले स्वरूप को हम वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जब गहरी शिराओं में जब खून जमने लगता है तो वो आपकी टांगों में दर्द, सूजन वगैरह सब पैदा करता है, बहुत सारे लक्षण पैदा करता है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लोगों के साथ साथ मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए कि इस तरह की परेशानी हो सकती है, ताकि इस बीमारी को जल्दी पकड़ा जा सके और इसको जल्दी से जल्दी ठीक करके इससे होने वाले जानलेवा खतरे से बचा जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जो जागरूकता है इस बीमारी को लेकर कम है। वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो कितने मामले इस बीमारी के अब देखने को मिलते हैं, या कितनी तेजी से अगर मैं कहूँ ये बीमारी अब बढ़ती नजर आ रही है आप लोगों को? कितने पेशेंट्स अब बढ़ने लगे हैं? सोनाली जी, ऐसा है कि एक समय होता था जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था इस बीमारी के बारे में, और उस टाइम हमारे पास उपकरणों की कमी की वजह से और कुछ अवेयरनेस की वजह से हम इसको पकड़ नहीं पाते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का मतलब फैलाव हुआ है, हमारे पास टेक्निकल उपकरण अच्छे आने लगे हैं और लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी, खासकर मेडिकल लाइन में। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारी के मतलब केसेस को पिकअप कर रहे हैं। दैट मीन्स जिन केसेस को कभी हम सोचते भी नहीं थे, समझ भी नहीं पाते थे, आज की तारीख में उसके प्रति हम इतने जागरूक हो गए हैं इन मेडिकल लाइन ऑल्सो, कि हम इस बारे में हमेशा संशय बनाए रखते हैं कि इस मरीज़ को कहीं DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हो रही। सो मेरे अनुसार अगर मैं 10 वर्ष पहले की बात देखूं तो उसमें करीब करीब 100% से भी ज़्यादा, आई वुड रादर पुट इट एज 1000% अवेयरनेस बढ़ गई है पहले से। बट स्टिल अभी उतनी पर्याप्त नहीं है जितना कि मैं चाहूँगा कि अभी और बढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बताया कि खून के थक्के इस बीमारी में हमारी जो वेन्स होते हैं उसमें पड़ते हैं, तो कारण क्या होता है, ये क्लॉटिंग की वजह क्या है, और शरीर के किन किन भागों में ये थक्के, ये क्लॉट्स देखने को मिलते हैं? आमतौर पे ये क्लॉट सबसे ज़्यादा टांगों की या पेल्विस की नसों में देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक कारण की बात है, कारण मेजर कारण होता है या तो कोई नसों में चोट आ जाए या खून ही गाढ़ा हो जाए। तो कोई भी चीज़ जो नसों को चोट पहुँचाए या कोई भी बीमारी जो खून को गाढ़ा कर सकती है, वो इस बीमारी का एक कारण बन सकती है। और चूँकि पैरों में या पेल्विस में, जैसा मैंने कहा, ज़्यादा संभावना होती है, तो इसके सबसे ज़्यादा लक्षण पैरों में दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के किसी दूसरे अंग में नहीं हो सकता, ये हाथों में भी हो सकता है, दिमाग की नसों में भी क्लॉटिंग हो सकती है, पेट की नसों में भी हो सकती है। ओनली थिंग इज़ कि हमें थोड़ा सा सचेत रहना पड़ता है ये देखने के लिए कि हाँ, कि मरीज़ को ये बीमारी की संभावना कितनी अधिक है। तो उसके लिए उसका एक ओवरऑल चेकअप होना बड़ा ज़रूरी है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं इस बीमारी के, जिससे हमें कहीं ना कहीं पता चले कि कुछ चीज़ ठीक नहीं है और डॉक्टर का रुख अब हमें करना चाहिए? तो शुरुआत में किस तरह के सिम्टम्स कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं? शुरुआती सिम्टम्स, अगर बहुत अर्ली सिम्टम्स की मैं बात करूं, बड़ी सिंपल से लक्षण है टांगों में दर्द। अब बहुत सारे लोगों को टांगों में दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को डीवीटी है या थ्रोम्बोसिस है। लेकिन टांगों के दर्द के साथ टांगों में सूजन आना, वो भी एक कारण हो सकता है। सूजन के साथ कभी कभी चमड़ी में लाली आ जाना, वो भी अपने साथ हो सकता है। थोड़ी दूर चलने पे पैरों का थक जाना और टांगें सूज जाना, दर्द होना उन टांगों में, तो ये अपने आप में शुरुआती लक्षण है डीवीटी के। लेकिन बहुत कम परसेंटेज, 5 to 10% अगर मैं कहूँ, तो इनमें ऐसा भी होता है कि क्योंकि क्लॉट्स छोटे होते हैं तो उनमें लक्षण भी नहीं आते हैं। तो ऐसे केसेस में बड़ी समस्या हो जाती है कि कैसे पकड़ा जाए। और कुछ लोगों में क्या होता है कि डीवीटी ही नहीं होती, सीधी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाती है। दैट मीन्स कि जो क्लॉट ऑलरेडी बना हुआ है, इससे पहले कि वो लोकल लक्षण पैदा करे, वो ऑलरेडी लंग्स में जाके आपके लिए एक जानलेवा स्थिति पैदा कर देता है। तो इसलिए ज़रा से भी आपको टांगों में दर्द हो, लाली हो, सूजन हो, थकावट हो, तो मेरे ख्याल से मतलब इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दर्शकों लोगों को की जानकारी के बता दूँ, ऐसा कोई भी आपको लक्षण हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो जब जो पेशेंट आपके पास आता है और इसकी शिकायत लेकर आता है, इस विषय पर भी एक सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में। अपना नाम बताइए, अपना सवाल कीजिए। दर्शन लाल कुकरेती है जी मेरा नाम। जी, आपसे निवेदन है अपने टेलीविजन की वॉल्यूम कृपया कम कर दीजिए और अपना नाम और सवाल कीजिए। टेलीविजन की वॉल्यूम कृपया कम कर दीजिए, अपना नाम और सवाल कीजिए। दर्शन लाल कुकरेती है जी मेरा नाम। जी कुकरेती जी, अपना सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर साहब जी पूछना चाह रहा था जी। जी, ये मेरी हाथ की नसें जो है ना, ये अपने आप ही कई बार खड़ी हो जाती है, उंगली टेढ़ी की टेढ़ी रह जाती है, और कई बार पैरों की भी हो जाती है। ऐसी दोनों हाथ की होती है, पर दाएं हाथ की सबसे ज्यादा होती है। कुकरेती जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आपकी आवाज़ क्लियर तो नहीं थी, लेकिन आपका सवाल मेरी ये समझ में आया कि आपकी हाथ की नसें अपने आप खड़ी हो जाती हैं और आपके हाथों में अकड़ाहट पैदा हो जाती है। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ, देखिए ऐसा कुकरेती जी, बहुत सारे लोग हैं जिनके हमारे हाथों में कोई भी काम करने से हाथों की नसें थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। ये 90% लोगों में कोई बीमारी का संकेत नहीं होता है। इसमें खून का संचार बढ़ जाने की वजह से नसें फूल जाती हैं, और जैसे ही आप रेस्ट करते हैं या हाथों को थोड़ा सा एलिवेशन पे या ऊपर उठा के रखते हैं तो ये नसें बैठ भी जाती हैं। पर हाँ, जैसे कि कहा, 5 से 10% लोगों में ये इस बात का सूचक हो सकता है कि गहराई वाली नसों में हाथों की कोई क्लॉट जम गया हो और उसकी वजह से ये नसें खड़ी हो गई हों। लेकिन उसमें खाली एक यही लक्षण नहीं होगा, उसमें फिर हाथों में सूजन भी आएगी, दर्द भी होगा, लाली भी आएगी, और कई बार आप अपना काम करने में असमर्थ होते हैं। तो अगर आपको ऐसा एक भी लक्षण है तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार अपने डॉक्टर साहब को दिखा के, हो सके तो अपने हाथों का एक अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्टडी करवा लें, उससे बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब। तो जो मेरा सवाल था कि जब पेशेंट आपके पास आता है तो किस तरह से जो प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट है वो किस तरह से शुरुआत की जाती है, किस तरह से जांच उनकी आरंभ की जाती है, फिर फर्दर क्या ट्रीटमेंट किया जाता है? सोनाली जी, ऐसा है कि जब कोई मरीज़ हमारे पास आता है जो टांगों में दर्द, सूजन, इस तरह के कोई लक्षण लेके आता है जिसमें हमें लगता है कि इसको थ्रोम्बोसिस की शिकायत हो सकती है, बहुत ही साधारण सिंपल सा एक टेस्ट होता है। जैसे मैंने अभी कुकरेती जी को बताया था कि एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम कलर डॉपलर बोलते हैं। ये एक अल्ट्रासोनिक स्टडी होती है जिसमें जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इसमें भी हाथों और पैरों की नसों का अल्ट्रासाउंड करके उनमें खून की नसों में और शिराओं में खून का बहाव देखा जाता है। उसमें आप बिल्कुल क्लियर दे सकते हैं कि कौन सी नस में खून कितना चल रहा है, कौन सी नस में खून में रुकावट है। तो अगर ये रुकावट वेन्स में हमें दिखाई देती है तो हम तुरंत पिकअप कर लेते हैं कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, और उसी से उसका एक अनुमान लगा लिया जाता है कि कितनी भयंकर समस्या है। तो एक सिंपलेस्ट सा टेस्ट तो ये है। कुछ लोग होते हैं जिनमें समस्या गंभीर हो जाती है या बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, कुछ लोगों में हमें उनको सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है या फिर विनोग्राफी करनी पड़ती है। बट सिंपलेस्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कलर डॉपलर इज़ द ईजीएस्ट एंड द सिंपलेस्ट टेस्ट।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जो आगे जब आपको पता चल जाता है या कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, हाँ जी। तो उसमें आगे ट्रीटमेंट फिर दवाओं से होता है या कभी कभी किसी अवस्था में सर्जरी तक भी करनी पड़ती है? सोनाली जी, 90% से भी ज़्यादा लोगों में दवाइयों से आराम आ जाता है। अब चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, सर्जिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ रही हैं और कुछ सूक्ष्म सर्जिकल विधियां भी आ गई हैं जिससे क्लॉट को बहुत जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। एक समय था कि जब हम केवल दवाइयों के रास्ते से, इंजेक्शन से या फिर गोलियों से खून को, क्लॉट को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते थे। और आज की तारीख में क्या है कि हमारे पास सूक्ष्म विधि वाले ऐसे यंत्र आ गए हैं जिससे कि हम क्लॉट के अंदर एक नली डाल देते हैं, सुराख वाली, उसके थ्रू दवाई डाल के क्लॉट को तुरंत डिज़ोल्व किया जा सकता है। जिन मरीज़ों को पहले दवाई से 5 दिन में आराम आता था, उसको अब 1 घंटे, आधे घंटे में भी आराम आने लगा है। और बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जिसमें हमें ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है मरीजों के कि उनको हमें अर्जेंट ऑपरेशन के लिए लेना पड़ता है, लेकिन वो बहुत ही कम लोग होते हैं। जी, तो यानी कि जो सालों से दर्द झेल रहे होते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते, फाइनली जब वो जाते होंगे तो लगभग कितने समय में उनको आराम मिलना शुरू हो जाता है? जितनी पुरानी बीमारी उतना लंबे समय में आराम आएगा। जी। सो डीवीटी का एक नियम है वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का कि आप जितनी जल्दी इस बीमारी को पकड़ लोगे, जितनी जल्दी इस बीमारी का उपचार करोगे, और उतनी ही जल्दी आराम आएगा, उतने ही आप लंबी अवधि के लिए डिजीज फ्री रह सकते हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की अगर बात की जाए तो ये कितना घातक साबित हो सकता है? क्योंकि जितनी जानकारी है, जितना आपने बताया है कि कहीं ना कहीं वो लंग्स तक ट्रैवल कर जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो कितना मरीज के लिए वो घातक साबित हो सकता है? सोनाली जी, ऐसा है कि क्लॉट जब टूट के वेन्स से जाता है तो उसका एक ही डायरेक्शन होता है, टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि यही खून हार्ट के द्वारा लंग्स में जाके प्योरीफाई होके वापस हार्ट के में आता है और बाकी बॉडी को सप्लाई होता है। जब ये क्लॉट हार्ट में जाता है तो वो हार्ट के रास्ते लंग्स में जाता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि क्लॉट कितना बड़ा है। छोटे मोटे क्लॉट तो हमारे शरीर में बनते रहते हैं, घुलते रहते हैं, लेकिन डीवीटी में अगर कोई बड़ा क्लॉट चला जाए तो वो लंग्स को चोक कर देता है, हार्ट अरेस्ट में चला जा सकता है। तो ऐसे लोगों में जिनको सिग्निफिकेंट या सिम्टोमेटिक पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है, उनमें डेथ रेट्स आर वेरी हाई। सो इसलिए हम चाहते हैं कि डीवीटी का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, ताकि इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। जितना अर्ली स्टेज में हो जाए उतना मरीज के लिए फायदेमंद होगा। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर साहब ऑनलाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। हेलो जी, अपना नाम बताइए। मैं के.एल. पांडे बोल रहा हूँ। जी, के.एल. पांडे। जी पांडे जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मेरे दोनों पैरों में झंझनाहट होती है जी, जो कंप्लीट लगी रहती है 24 घंटे। जी हाँ, नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार पांडे तो कहीं जी। ना कहीं झंझनाहट की समस्या, तो क्या ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं या इस समस्या का पर क्या कुछ कहेंगे आप डॉक्टर साहब? पांडे जी, जो आपको झंझनाहट हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको मतलब पैरों में कभी कभी सुनपना भी पैदा करती होगी या आपको काम करने में असमर्थ करती होगी। आमतौर पे मैं एक बार बेड से गिर गया था। अच्छा, सोए हुए। तो आपको ये चोट के बाद से होने लगा है? हाँ, चोट के बाद से होने लगा है। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद डीवीटी की समस्या ना हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी में या कहीं पे चोट आ गई हो, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस में जिसे कहते हैं सूजन या दबाव आ गया हो, जिस वजह से आपको ऐसा होता है। तो आपके लिए मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके उनसे राय करके, जिसको भी वो उपयुक्त समझते हैं, उनसे आप मिलके अपना आगे का उपचार करें। डीवीटी में बहुत रेयर होता है कि आपको पैरों में झंझनाहट हो। जब तक दर्द, सूजन या लाली ना आए तो डीवीटी के चांसेस बड़े कम होते हैं। ऐसा कि नहीं हो सकते, बट बड़े कम होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसे कहीं ना कहीं चोट लगने के बाद भी इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है, उम्र से क्या उम्र या एज भी कोई फैक्टर होता है इस बीमारी में? कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि ज़्यादा उम्र के लोगों में तो जाहिर सी बात है काफ़ी सारी बीमारियां घर कर जाती हैं, लेकिन कम उम्र में भी क्या डीवीटी के मामले देखने को मिलते हैं? सोनाली जी, डीवीटी के लिए कोई भी उम्र वो नहीं है, एक्सेप्शनल नहीं है। हाँ, बढ़ती उम्र में चांसेस हाई होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र में नहीं हो सकती।
यंग लोगों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, बुज़ुर्गों में आपने बिल्कुल सही कहा कि अधिक होती है, क्योंकि हर उम्र के कारण अलग हो जाते हैं फिर। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि ये ना सोचा जाए कि हाँ भी ये छोटी उम्र की बीमारी नहीं है और इसको ओवरलुक या निगलेक्ट कर दिया जाए। तो थोड़ा सा सचेत तो बिल्कुल रहना चाहिए, और ख़ासकर फैमिली फिजिशियन को बिल्कुल समय समय पर उनको दिखाना चाहिए। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना का समय है, महामारी का समय है, जानना चाहेंगे कि ये कितना अफेक्ट करता है डीबीटी के पेशेंट्स को खास तौर पर। बहुत अच्छा है, आज के समकक्ष में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सोनाली जी। लोगों को ये थोड़ी सी गलत और धारणा भी है, डर भी है कि कहीं डीवीटी से मेरे को कोरोना तो नहीं हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डीवीटी की वजह से या वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से किसी को कोविड इन्फेक्शन नहीं होता। कोविड इन्फेक्शन में भी कुछ लोग कहते हैं कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से मेरे को डीवीटी हो रहा है। हाँ, उसकी संभावना है, लेकिन बहुत कम है, बशर्ते कि अगर आप अपने पूरी चीज़ों का अनुपालन कर रहे हैं जैसा आपके डॉक्टर साहब कहते हैं, तो चांसेस बहुत कम हैं। और इसी में मैं सोनाली जी एक चीज़ और ऐड करूँगा, बहुत लोग होते हैं जो डीवीटी से जूझ रहे होते हैं, जिनको दवाइयाँ चल रही होती हैं, किसी को हार्ट मेडिसिन चल रही है, किसी को डायबिटीज़, किसी को बीपी की मेडिसिन चल रही है, तो वो थोड़े से डरे हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब के हम कोविड का वैक्सीनेशन करवा लें। तो मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है, कोविड वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ़ है। कोई भी मरीज़ जिसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से SOPs के हैं, कोई भी मरीज़ उसको लगवा सकता है। आप अपने चिकित्सक के निरंतर संपर्क में बने रहें। अपनी कोई भी दवाई बिना पूछे ना तो खाएं ना छोड़ें। कोविड वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव किसी भी मरीज को नहीं पड़ता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत संदेह रहता है लोगों के मन में, क्योंकि किसी बीमारी से अगर वो जूझ रहे होते हैं या अंडर ट्रीटमेंट होते हैं तो ये संशय रहता है वैक्सीनेशन को लेकर, लेकिन आज आपने वो भी दूर कर दिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए। सवाल मैं ये कह रहा हूँ सर, मुझे दौरे की बीमारी थी सर, तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मुझे रात को जगने से दौरा पड़ गए और घबराहट होती है, घबराहट से दौरा पड़ जाए, जैसे पेट जाम हो जाए तो मुझे दौरे पड़ जाए, तो मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मैंने बहुत जगह दिखाया है, तो आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं इससे मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या बताएं? मिर्गी जो मुझे समझ आया कि उसका क्या डीवीटी से लेना देना कुछ है, उसका प्रभाव या इनमें कुछ सिमिलैरिटीज, या किस तरह का ख्याल है अगर आप मिर्गी की बीमारी है तो किस तरह का उनको ख्याल रखना चाहिए? हाँ, मेरे यहाँ अभी कल परसों वो क्या कहते हैं, ये वैक्सीन लगवाने आए तो दौड़े वाले की नहीं करती, शुगर वालों को, दौड़े वालों की वैक्सीन नहीं लगती है। जी, शुक्रिया आपके सवाल के लिए। जी नहीं, देखिए वैक्सीन कोई भी लगवा सकता है, सिर्फ इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, चूंकि अगर कोई मिर्गी का मरीज़ है जिसको दौरे आते हैं, एक तो वो दवाई बिना अपने डॉक्टर से पूछे बंद ना करे, और अपने डॉक्टर साहब को जिनसे भी आप अपना इलाज करवा रहे हैं उनको आप प्लीज़ लूप में रखें, उनकी सलाह मान के जो भी उपयुक्त समय हो अपना कोविड वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। मिर्गी के मरीजों के लिए कोविड वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि घातक हो सकती है या उनके लिए नुकसानदायक हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने नहीं लगवाई है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ किसी भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पल्मोनरी हम लोग बात कर रहे थे लगातार, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। उसके मरीजों को, क्योंकि वो लंग्स तक जब ये क्लॉट पहुंचता है और कोविड का समय है, ऐसे में उन मरीजों को खासतौर पर कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है? क्योंकि कोविड या कोविड-19 की अगर हम बात करें तो एक लंग सेंट्रिक बीमारी है। ऐसे में उन मरीजों को खासतौर पर किस तरह का ख्याल रखना चाहिए? जैसा कि सोनाली जी मैंने बताया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, और कोविड अपने आप में अगर बिगड़ जाए तो भी लाइफ थ्रेटनिंग है। तो ऐसे हालात में अगर मरीज़ अस्पताल में है तो उनको CT स्कैन से भी पता किया जा सकता है, तुरंत CT स्कैन। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले उनको जीवन रक्षक दवाइयाँ दे दी जाएं और उनको जीवन रक्षक उपकरणों पे ले लिया जाए। जैसे कि, क्योंकि जैसे ही पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है सबसे पहले लंग्स चोक होती हैं, सांस की दिक्कत आती है, हार्ट स्टॉप होने की रहती है। तो ऐसे हालात में हमारा सबसे पहला ध्यान ये होता है कि मरीज़ की सांस चलती रहे, मरीज़ की दिल की धड़कन चलती रहे, जब तक कि जितनी जल्दी से जल्दी ये डायग्नोस हो जाए, और उसके बाद हम तुरंत उसका जो भी सर्जिकल है या मेडिकल उपचार है उसका तुरंत इनिशिएट कर सकें। और यही बात कोविड के मरीज़ों के लिए रहती है, चूँकि ज़्यादातर
सीरियस कोविड मरीज आईसीयू में होते हैं और आईसीयू में भी डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसे लोगों को पहले ही, जिसे कहते हैं ना, प्रिकॉशनरी एंटीकोएगुलेशन या ब्लड थिनर मेडिसिन पे रखा जाता है ताकि उनमें इस तरह की समस्या पैदा ही ना हो सके। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना और सवाल कीजिए। हेलो जी, स्वागत है, आप अपना नाम बताइए और सवाल कीजिए। आपसे निवेदन है अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए और अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए। हेलो जी 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 जी, मेरा नाम फिरदौस है जी। मैं ना दरअसल मेरे पैरों में ना ऐसे रहता है जैसे नाक की जैसे नस पे नस चढ़ जाती है जी। और उससे प्रॉब्लम होती है, अभी भी इस टाइम भी हो रहा है मेरे। जी, अच्छा, चलिए तो डॉक्टर साहब से जान लेते हैं आपकी इस समस्या के बारे में। बहुत लोगों में डॉक्टर साहब जो इनका सवाल है, काफी लोगों में ये देखा जाता है रात को सोते वक्त या कुछ सुबह के वक्त कुछ काम करते हो नस बहुत चढ़ती है पैरों की, तो क्या ये कहीं ना कहीं डीवीटी से रिलेटेड है या ये किस बीमारी की ओर संकेत करता है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल किया है फिरदौस ने। ये डीवीटी का एक रूप हो सकता है, लेकिन लेट। कुछ लोगों को डीवीटी हो जाती है, ठीक हो जाती है, उनको पता नहीं चलता, वो प्रिकॉशन नहीं ले पाते हैं, तो समय के साथ साथ उनकी नसें कमज़ोर होती चली जाती हैं। तो इस वजह से इनको पैरों में नस पे नस चढ़ सकती है। इसको क्रॉनिक वीनस डिजीज़ भी कहते हैं या पोस्ट थ्रोम्बोटिक सिंड्रोम भी हो सकता है। ये जैसे आपने देखा होगा, लोगों को वेरिकोज वेन हो जाती है, नसें फूल जाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, चाहे वो डीवीटी की वजह से हों या प्रोफेशनल हों या लाइफस्टाइल की वजह से हों, तो इन नसों की कमी की वजह से टांगों में ऐंठन, जिसे कहते हैं अगड़ाहट आ जाना, नस पे नस चढ़ जाना, उनको कई बार आधी रात को नींद खुल जाती है, वो चाहते हैं कि कोई उनकी टांगें दबा दे तो उनको आराम मिले। तो ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, ये हो सकता है। उसके लिए मैं चाहूँगा कि फिरदौस अपने फैमिली डॉक्टर से मिलके उनसे तुरंत संपर्क करें, अपने कलर डॉपलर करें, ये जानने की कोशिश करें कि ये डीवीटी का कोई रूप तो नहीं है या कुछ और समस्या है। बिल्कुल। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ सर। जी, अपना नाम बताइए सर। हाँ, मेरा नाम राजेंद्र रतूड़ी है सर। जी राजेंद्र जी, अपना सवाल कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब को, आपको भी प्रणाम। जी प्रणाम साहब। प्रणाम। हाँ, राजेंद्र रतूड़ी है सर मेरा नाम। जी, अपना सवाल कीजिए रतूड़ी जी। हाँ जी सर, ये मेरी मिसेज के उंगलियों में नसों में दर्द रहता है काफी समय से। हाँ जी। हाँ जी, तो ये हाँ जी दर्द रहता है काफी समय से। ये आप हाथों की उंगलियों की बात करें या पैरों की उंगलियों की रतूड़ी जी? हाँ जी, हाथों की डॉक्टर साहब, हाथों की उंगलियों के ज्यादा रहता है और पैरों की थोड़ा कम रहता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि रतूड़ी जी, आप अपनी मिसेस को एक बार चेकअप कराइए, कहीं उनको बीपी, शुगर या थायराइड की समस्या भी ना हो। कई बार लोगों को सर्वाइकल की वजह से भी ये परेशानी होती है। तो डीवीटी की वजह से हाथों की उंगलियों में दर्द रहना बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप इसको नज़रअंदाज ना करें। तो अपने डॉक्टर साहब को दिखा के एक बार चेकअप ज़रूर कराएं कि कई बार क्या होता है, तो और भी बीमारियां होती हैं तो जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं। ऐसा ना हो कि उनको कोई ऐसा रोग हो जिसको ठीक किया जा सकते और उनको हमेशा के लिए आराम दिलाया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल डॉक्टर साहब ये है कि अगर वीटी की प्रॉब्लम किसी को है तो क्या ये अनुवांशिक होता है, ये पेरेंट्स से आगे बच्चों में जाता है, या फिर ये सिंपल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसको माना जाता है? नहीं, अनुवांशिक होता है सोनाली जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों में जेनेटिक कारण होते हैं, हेरिडिटरी होता है ये, जिनमें कुछ तत्वों की शरीर में कमी होती है जिसकी वजह से खून का गाढ़ापन बना रहता है, और ऐसे लोगों में डीवीटी और पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की संभावना बड़ी अधिक होती है। और रही बात लाइफस्टाइल, यस, अदर देन लाइफस्टाइल मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग ज़्यादा समय तक निष्क्रिय होते हैं, जैसे आपने कोई लंबी हवाई यात्रा करनी है, लंबी रोड जर्नी करनी है, या आपका ऑपरेशन हो रखा है, आप अस्पताल में लंबे समय तक हो, आपको अधरंग हो गया या किसी को अधरंग हो गया मरीज़ को, और हाथ पैर चलाने में सक्षम नहीं है, उसको बिस्तर पे रहना पड़ता है। मेडिकल आईसीयू में जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं, जिनका कोई वेंटिलेटर्स पे होते हैं, जिनका कोई और तरीका नहीं उनको एक्सरसाइज करने का,
ऐसे लोगों में संभावना अधिक होती है। जो स्मोकर्स होते हैं उसमें अधिक होती है, जो अल्कोहल इंटेक ज़्यादा लेते हैं उनमें भी अधिक होती है। मोटापा और खासकर लेडीज़ में प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी के आसपास, और कुछ लेडीज़ जो हार्मोन पिल्स लेती हैं, आइदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, तो ऐसे लोगों में डीवीटी होने की, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने की संभावना बड़ी अधिक होती है। तो जो भी है लाइफस्टाइल, जैसा आपने कहा, लाइफस्टाइल होना बड़ा ज़रूरी है। यू हैव टू बी एक्टिव, वेट मेंटेन करें, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, फिजिकली एक्टिव रहें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और एक कॉलर ले लेते हैं हम इस वक्त। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए। नमस्कार मैडम, मैं पूरन मिश्रा बोल रहा हूँ नैनीताल से। जी मिश्रा जी, सवाल कीजिए। मैडम, डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि मैं 6 महीने से मेरी दोनों एड़ियों के नीचे दर्द होता है। सुबह उठता हूँ तो दर्द है, दिन में अगर चलता हूँ तो हल्का दर्द तो रहता है, हल्का हल्का रहता है, पर उठता हूँ तो ज्यादा दर्द रहता है। जी, तो डॉक्टर साहब एडियो में कहीं ना कहीं दर्द रहता है सुबह उठते वक्त, और दिन भर कहीं ना कहीं उनको एंकल में पेन की समस्या है। अक्सर एडियो में दर्द का कारण ऑर्थोपेडिक्स होता है। अक्सर, जैसा कि मैंने कहा, कई बार लोगों की एड़ियों के नीचे की हड्डी में थोड़ा सा बढ़ोतरी हो जाती है, और या किसी को यूरिक एसिड की भी समस्या हो जाती है। तो ज़्यादातर लोगों में जो सुबह सुबह उठ के एड़ियों का दर्द होता है, उसका कारण हड्डी या जोड़ रोग विशेषज्ञ बेहतर जानते हैं। लेकिन डीवीटी की वजह से सुबह सुबह एड़ियों का दर्द बड़ा अनलाइकली है, मतलब कारण बड़े कम है कि ऐसा कुछ हो, जब तक कि और कोई बाकी लक्षण ना हो। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मौसम की अगर बात करें, और अगर उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें, तो यहाँ पर एक्सट्रीम विंटर्स पड़ते हैं। हाँ जी। तो क्या मौसम का भी प्रभाव डीवीटी वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, या मौसम के कारण ऐसे मामले, डीवीटी के मामले ज़्यादा सामने आते हैं? सोनाली जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा कहीं कोई लिटरेचर में बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं आता है, लेकिन पिछले 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी है देहरादून में। चूँकि हम ज़्यादातर गढ़वाल और कुमाऊँ के मरीज़ों को देखते हैं, या यूपी हरियाणा के आसपास के लोग हैं, तो जब यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होता है उस टाइम डीवीटी के मरीज़ों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसा मैंने साल में 2 बार देखा है, एक मई के महीने के आसपास, अप्रैल में, जून के महीने में, और दूसरा है नवंबर दिसंबर के महीने में। एक तो परिवर्तन मौसम में, जो तापमान में परिवर्तन आता है, कुछ हम लोगों का सीजनल खान पीन में परिवर्तन आता है, और कुछ होता है कि जैसे सर्दियों में नसें सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, कुछ होता है सर्दियों में लोग अल्कोहल का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाता है, तो ऐसे में डीवीटी की संभावना भी बढ़ जाती है। और रही बात गर्मियों में, कई बार पसीना ज़्यादा आता है, खून फिर गाढ़ा हो जाता है, लोग पर्याप्त मात्रा में अपने आप को हाइड्रेट नहीं रख पाते हैं, ऐसे लोगों में भी डीवीटी की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बड़ा उपयुक्त सवाल है कि सीजनल वेरिएशन की वजह से अगर डीवीटी होता है, हाँ होता है, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, पर मैं अभी तक इसका बिल्कुल ठोस कारण नहीं ढूंढ पाया हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिल्कुल। और चलते चलते एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब की, डीवीटी के पेशेंट्स को क्या चीज़ों से परहेज रखना चाहिए खास तौर पर? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डीवीटी के मरीजों के लिए, या कोई भी मरीज जो चाहता है कि उसको डीवीटी ना हो, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो कृपया करके उसको तुरंत बंद कर दें। अगर आप शराब का सेवन करते हैं किसी भी रूप में, उसका भी सेवन बंद कर दें। अपना वज़न नियंत्रण में रखें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, चुस्त रखें, दुरुस्त रखें, एक व्यायाम अपने नियम में ले आएँ। और अगर किसी भी प्रकार की कोई आप अपनी दवाई ले रहे हैं तो अपने चिकित्सक से बिना पूछे ना तो चालू करें ना बंद करें, और जितना भी एक्टिव लाइफस्टाइल जी सकते हैं उसको जिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सोनाली जी। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा एक खास एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और बीमारी और उसके समाधान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।